साथियों नमस्कार। नमस्कार जय सर, गुड गुड मॉर्निंग टू मॉर्निंग, गुड ऑल। मॉर्निंग टीना मैडम। सभी गुरुजनों को प्रणाम और सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त ट्रेनिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं जोरदार तालियों के साथ। और दोस्तों, आज की इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे न्यू डायमंड्स मिस्टर रूपेश साहू सर एंड मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। पैनल पे उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं और उनसे काफी कुछ हमें सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, यकीन मानिए आज का सेशन बहुत बढ़िया होने वाला है और मुझे पूरा यकीन है कि हम सब डायरी पेन के साथ रेडी होंगे आज की ट्रेनिंग के लिए। यस और नो? तो चलिए दोस्तों, उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी को कॉल करने जा रहा हूँ। जोरदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगा। प्लीज वेलकम डायनेमिक पर्सनालिटी, रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार तालियां। थैंक यू जय सर। मैं चाहूंगी जय सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि वाकई में जिस तरह से पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है, सभी रेड क्लब लीडर्स को मेरा प्रणाम है, बीएसएस के ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सब हर दिन का इंतजार करते हैं, क्योंकि हम कुछ नया सीखने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए यहाँ पर रोज अपनी उपस्थिति देते हैं। यस और नो? तो दोस्तों, आज सीखने की कड़ी में जो आज हमारे बीच आने वाली हैं, उन्हें यहाँ बुलाऊं इससे पहले उनके बारे में मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज की लाइफ में अगर सबसे बड़ी चीज और कीमती चीज अगर कोई है तो वो है समय। तो समय को ध्यान में रखते हुए आज मैं उन्हें कॉल करूं इससे पहले उनका एक छोटा सा परिचय दूंगी। बेसिकली वो दुर्ग से बिलोंग करती हैं, और आज मैं उनके, अगर मैं पर्सन की बात करूं तो बाय पर्सन मैं उनकी बात करूं तो बहुत सरल स्वभाव, बहुत सॉफ्ट नेचर के लिए वो जानी जाती हैं। और दूसरों की खुशी में अगर खुश कैसे हुआ जाता है, ये हमने उनसे सीखा है। कि जिस तरह हमेशा उनके लिए मैं एक बात बोलती हूँ कि वो हर किसी की अचीवमेंट में, हर किसी के खुशी में इस तरह से खुश होती हैं जैसे हम बोलते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो उनका नाम मैंने ये रखा था कि आपके लिए ये नाम रखा जाएगा, क्योंकि बिल्कुल बहुत सरल स्वभाव और बहुत बड़ा दिल उनका है। और अगर मैं आज बिजनेस की बात करूं तो नो डाउट घर की काफी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आज पूरी कर लेने के बावजूद उम्र के इस पड़ाव में भी उन्होंने बिजनेस को, सीनियर को, सिस्टम को जिस तरह से समझा है और लगातार प्रयास कर रही हैं कि सीनियर सिस्टम को वो पकड़ कर काम करें और बेहतर काम कर रही हैं। काफी इंडिया टूर उन्होंने लिए, काफी सारी सफलताएं उन्होंने ली, और आज अपनी पहली ट्रेनिंग यहाँ पर देने जा रही हैं, पहला सेशन आज वो लेने जा रही हैं। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, हम सबकी दुआएं आपके साथ कि आज आपका सेशन उसी तरह से हो जिस तरह की नेचर आप खुद स्वयं रखती हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं पैनल पर कॉल करने जा रही हूँ। प्लीज वेलकम कमिंग गोल्ड लीडर मिसेस अंजू केंत मैडम। जोरदार तालियों से आपका स्वागत चाहूंगी और बहुत बहुत शुभकामनाएं अंजू मैम, आपको वेलकम है। अंजू मैडम स्वागत वेलकम है। वेलकम। राधे थैंक राधे यू सर जी। सर, थैंक यू। राधे जय राधे श्री सर। कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे सर नमस्कार जी। नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। साथियों नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, नमस्कार, वेलकम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अंजू जय कैंत श्री कृष्ण, राधे राधे मैडम। मैं अंजू कैंत इस जूम पैनल में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। अंजू मैडम ऑल द बेस्ट। चकदे थैंक फट्टे यू कर दीजिए, सर। आपका स्माइलिंग थैंक यू फेस सर। और जोश थैंक यू। देखते बन रहा है। अंजू मैडम मोस्ट वेलकम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। सर्वप्रथम मैं जूम पैनल्स में अपने आदरणीय गुरु जयसराव सर जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और सादर प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस जूम पैनल में आमंत्रित किया। थैंक यू जय सर जी। और आपके लिए मैं जबरदस्त तालियों का सहयोग चाहूंगी। अब मैं अपनी आदरणीय गुरु टीना अधिकारी मैम के लिए भी
जबरदस्त तालियां चाहूंगी जिन्होंने बहुत मुझे बढ़िया। इस जूम पैनल में आमंत्रित जूम पैनल में मेरा इतना गर्मजोशी से स्वागत किया है कि मैं उन्हें तहे दिल से सादर प्रणाम करती हूँ। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। टीना आदरणीय टीना अधिकारी मैम ने मेरे बारे में तो बहुत कुछ बता दिया है, जो मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी, इजाजत है? यस, बिल्कुल नजर आ रहा है, बिल्कुल टीना मैडम ने जो कहा बिल्कुल नजर आ रहा है, और आप भी अब बताएं। जैसा कि टीना अधिकारी मैम ने कहा कि मेरा नाम अंजू कैंथ है, मैं दुर्ग सिटी से बिलोंग करती हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। सर जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं इस बिजनेस में जब आई थी तो मैंने प्लान देखा तो तुरंत मैंने इसको ज्वाइन कर लिया था। कहते हैं ना, हमारे गुरु कहते हैं कि लोग आते हैं बाई चांस आते हैं, ना कि बाई चॉइस। लेकिन मैं इस बिजनेस में आई तो बाई चांस नहीं आई हूँ, बाई चॉइस आई हूँ। वाह, क्या बात है। क्योंकि मैंने इस बिजनेस को देखा और मेरी जो चाहत थी, मेरे ड्रीम्स थे, जो मैं करना चाहती थी, वो मुझे इस बिजनेस में मिला। जैसे कि मैं अकेले काम नहीं करना चाहती थी, मेरे को कोई साथ चाहिए था। जैसे मैं किसी बिजनेस में, मतलब बोलना चाहिए कि कुछ अनुभव नहीं था, लेकिन उस अनुभव को मैं सीनियर के माध्यम से और टीम के माध्यम से वर्क करना चाहती थी। और मेरे को सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि मेरे सीनियर और सिस्टम दोनों ने मेरा सहयोग किया और मैं लगातार लगातार उनके सहयोग से आगे बढ़ती गई हूँ। और आप लोगों के आशीर्वाद से आज जूम पैनल में 2 शब्द कहने के लायक बनी हूँ। थैंक यू वाह, सिस्टम, थैंक यू बहुत सर, बढ़िया मैडम। थैंक यू सभी गुरुओं को मेरा धन्यवाद सर जी। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में। आपके स्क्रीन में स्टार्ट हो गई है। यस सर, बहुत बढ़िया, आगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट। अब मैं अपनी कंपनी सेफ शॉप कंपनी को के लिए जबरदस्त तालियों का सहयोग चाहूंगी, जिसके माध्यम से 23 सालों से मेरी कंपनी लगातार सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट। और सेफ शॉप के 5 पांडव, जिनके माध्यम से आज हमारे गुरु ने ऐसे फाउंडर लीडर 2 फाउंडर लीडर आए, जिनके अथक प्रयास से मैं इन 5 पांडवों का धन्यवाद करते हुए जबरदस्त तालियों से उनका स्वागत करती हूँ। ये है हमारा सेफ शॉप की धड़कन, दिल, यानी कि बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, जिसे हमारे आगे करो, जिसे हमारे आदरणीय मनोज सोनी सर जी और आदरणीय महागुरु डीएन शर्मा सर जी ने बनाया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो आज सफलतापूर्वक हम सभी इसके साथ में कार्य कर रहे हैं। मेरे आदरणीय महागुरु डीएन शर्मा सर जी को भी मेरा सादर नमन है, और आदरणीय मनोज सोनी सर जी को भी मैं दिल से सादर नमन करती हूँ। नेक्स्ट। ये हमारे नए न्यू डायमंड, जिनको मैं सादर प्रणाम करती हूँ और इनके लिए जबरदस्त तालियों का सहयोग चाहती हूँ। थैंक यू मैडम, वेलकम मैडम। ये है हमारी नारी शक्ति की पूर्ण नारी शक्ति, यानी कि हमारी रूबी लीडर आदरणीय सीमा कश्यप मैम जी और आदरणीय सुमन साहू मैडम जी। इन दोनों महाशक्तियों को मेरा सादर प्रणाम है और चरण स्पर्श है। इनके लिए भी जबरदस्त तालियां चाहूंगी। मेरे रेड क्लब लीडर, तीनों रेड क्लब लीडर को सादर प्रणाम करती हूँ और तालियों का जोरदार तालियों का सहयोग चाहूंगी। बहुत बढ़िया।
अब ये है मेरी मेंटर, मेरी गुरु मैया आदरणीय सीमा कश्यप मैम जी और आदरणीय शांति गुप्ता मैम जी, जिनकी मैं उंगली पकड़कर आज इस पोजीशन तक आई हूँ। मैं कुछ भी नहीं थी सर, मुझे कुछ नहीं मालूम था, मैं कुछ नहीं जानती थी। बस विपरीत परिस्थितियों में भी जब मैं गिरती थी तब ये मेरी उंगली पकड़कर मेरा हाथ पकड़कर खींचते थे और मेरे को आगे बढ़ाते थे। हर जगह मुझे इन्होंने सम्मान दिया और जोरदार सॉरी ताली होनी चाहिए, मैं एक जोरदार ताली। इनके लिए मैं जितना कहूंगी मेरे लिए कम होगा। इनको मैं चरण वंदन करती हूँ और इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और जोरदार तालियों शाबाश से इनके सम्मान के लिए शाबाश सम्मान मैडम, चाहूंगी। शाबाश शाबाश। Anju madam, all the best, all the best. थैंक यू मैम, थैंक यू। आज मुझे इस जूम पैनल में ट्रेनिंग लेने तो कहा गया है, मैं उस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन हमारे गुरुओं ने मुझे इस काबिल तो बनाया है कि मैं डट कर इस ट्रेनिंग को ले सकूं। अगर मैं इस पैनल में आज पहली बार आई हूँ, जैसा कि टीना मैम ने कहा कि मैं ज्यादा तो नहीं, मतलब जो भी मैं ट्रेनिंग लूंगी और कुछ गलती हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। बिल्कुल मैडम, आपको पूरा आप इजाजत दीजिए। छूट है, आपका पूरा आप छूट है। आज आप पहली बार आई हैं और हमें जी, ऐसा लग नहीं रहा है कि आप पहली बार आई हैं। जिस तरह आप कॉन्फिडेंस में बात कर रही हैं ना, हाँ, और एकदम आपका एक्साइटमेंट जोश देखते बन रहा है ना, और स्माइलिंग फेस थैंक वाकई यू जैसा सर, टीना मैडम ने कहा वैसे ही नजर आ रहा है। बहुत बहुत थैंक यू सर शुभकामनाएं जी, आपको, चकदे फट्टे थैंक यू कर सर दीजिए। जी। बिल्कुल इजाजत हो तो मैं सर आगे। बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़िए, चकदे फट्टे कर दीजिए। थैंक यू सर। सेफ शॉप में सफलता का मार्ग, ये हमारा जो सेफ शॉप हमारी जो सेफ शॉप कंपनी है, उसमें हम सफल तभी हो सकते हैं जब हमें एक बना बनाया रास्ता मिलता है। यानी कि हम बहुत किस्मत वाले हैं सर जी कि हमें सेफ शॉप में सफलता प्राप्त करने के लिए किसी मार्ग को बनाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पर एक पाथ बना हुआ है, हमारे सीनियरों ने, हमारे महागुरुओं ने एक पाथ बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से हम सफलतापूर्वक डायमंड शिप को ले सकते हैं। इसके दो सफलता के चार इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें पहला है पेशेंस। यानी कि पेशेंस, जब तक हम धैर्य नहीं रखेंगे तब तक हम किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं कर सकते। धैर्य एक ऐसी चीज है जो हर किसी के पास तो नहीं होता सर जी। कोई कोई इतना जरूरत से ज्यादा उत्साहित रहता है कि उसको रिजल्ट तुरंत चाहिए होता है, लेकिन ये संभव नहीं होता। मैं एक प्रेग्नेंट लेडी का उदाहरण देना चाहूंगी कि जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है, तब उसको शुरुआत से ही एक माइंडसेट रहता है कि उसको 9 महीने धैर्य के साथ सारे प्रोसेस करने होंगे, उसके बाद वह एक सफल शिशु को प्राप्त कर सकती है। तो वह इस प्रकार अपने कहना चाहिए कि उसे सफलतापूर्वक अपने सारे प्रोसेस करती है और 9 महीने पूरे होते ही वह एक स्वस्थ शिशु को जन्म देती है। एटीट्यूड नजरिया, तीसरा है, थर्ड है टीचेबिलिटी, फोर्थ है हॉनेस्टी यानी ईमानदारी, पांचवा है कंसिस्टेंसी। यानी कि मैंने पेशेंस का तो धैर्य का उदाहरण दिया, नेक्स्ट करेंगे। मैंने जैसे प्रेग्नेंट लेडी का उदाहरण दिया था, उसी प्रकार एक किसान भी बहुत धैर्य के साथ एक बीज बोता है और ये सोच के बोता है कि मुझे इसमें एक सफल और एक स्वस्थ फसल मिलेगी। उसके लिए वह धैर्य के साथ काम करता है, यानी कि उस बीज को डालता है, खाद पानी डालता है और उसे पता होता है कि कितने समय तक मुझे धैर्य रखना पड़ेगा। उसके बाद
जब फसल हरी भरी हो जाती है तब वह उस फसल को काटता है। तो इस प्रकार एक धैर्य किसान भी रखता है। हर कार्य को करने के लिए पेरेटो का सिद्धांत काम करता है, यानी कि हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी बिजनेस में, कोई भी बिजनेस 80-20 के रेशियो में ही काम करता है। जैसे कि हम 100 को जानकारी देते हैं, 80 लोग डर के, असफलता के डर से कार्य नहीं करते हैं, लेकिन 20% ऐसे लोग होते हैं जो उस जानकारी को लेते हैं, समझते हैं और हमारे साथ ज्वाइन होते हैं। अंतरराष्ट्रीय सर्वे में बताया गया है कि 10:7:4:1 का रेशियो काम करता है। बिल्कुल सही है। जब हम 10 लोगों को जानकारी देते हैं तो 7 लोग सहमति दिखाते हैं, सहमत होते हैं, और 4 लोग हमारे साथ आने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो 4 लोग आते नहीं है। एक ऐसा होता है जो हमारे साथ आता है और काम करता है। नेक्स्ट, SW5 रूल्स का नियम भी यही कहता है, सम विल कम, यानी कि कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या हुआ? समवन इज वेटिंग, कुछ लोग हमारा वेट कर रहे हैं, और सो स्टार्ट वर्किंग, और कुछ लोग आते हैं और हमारे साथ कार्य करते हैं और सफलतापूर्वक कार्य होता है। नेक्स्ट, एटीट्यूड यानी कि नजरिया। जैसा एटीट्यूड होगा वैसा ही हमारा कार्य होगा। जैसे कि हमें एक ग्लास है जिसमें पानी भरा हुआ है, अब हम बोलेंगे कि ये पानी आधा भरा है, और कोई ये बोलेगा कि नहीं, ये आधा ग्लास खाली है। तो ये हमारा नजरिया है, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हमारा एटीट्यूड कैसा है। नेक्स्ट, जैसा कि इसमें लिखा है, बनाना है इनकम, बनाना है इनकम का जरिया, तो बदलना होगा नजरिया। जब तक हम अपने नजरिए को नहीं बदलेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक हम इनकम नहीं कर सकते। हमारा नजरिया पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी दो ही एटीट्यूड है, पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वे में अगर हम कुछ कार्य करते हैं तो हमारे हर चीज पॉजिटिव ही मिलेगा हमको, और नेगेटिव में हम करेंगे कि अरे ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, तो वाकई हमारा काम नहीं होगा। मैं एक स्टोरी के माध्यम से मंदिर की कहानी बताना चाहूंगी कि मंदिर की कहानी बताना चाहूंगी। मंदिर में एक 3 व्यक्ति थे जो पत्थर तोड़ रहे थे। एक व्यक्ति वहां से गुजरा और उसने पूछा कि पहले व्यक्ति से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोला, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। तो फिर वह व्यक्ति आगे बढ़ा और उसने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं मंदिर का निर्माण करने के लिए पत्थर तोड़ रहा हूं। अब वह व्यक्ति आगे तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचा, बोला, आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अपनी जीविका चलाने के लिए पत्थर तोड़ रहा हूं। यानी कि अलग अलग लोग, अलग अलग तरीके का एटीट्यूड। इस तरीके से ये कोई पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात करता है, सोच रखता है, और कोई नेगेटिव एटीट्यूड के साथ। किसी की सोच छोटी होती है तो अपनी सोच के हिसाब से वह आगे बातें करता है। अब बिजनेस में हमारा नजरिया कैसा है? बिल्कुल सही है, हमारा बिजनेस में कैसा नजरिया होना चाहिए? जिंदगी बनाने का या टोपी पहनाने का? जब हम इनविटेशन करने जाते हैं, बिल्कुल सही है सर जी, जैसे हम इनविटेशन करने जाते हैं तो हमारी सोच छोटी है कि बड़ी है, हमें इसका डिसीजन खुद लेना चाहिए। जैसे कि
मैं किसी को इनवाइट करना है और घर से निकलती हूँ, चलो यार आज ना किसी को का मुर्गा बनाया जाए, यानी कि मेरा सोच इतनी छोटी है कि मैं लोगों को फंसाने जा रही हूँ, यानी कि उनका काम उनको सफल नहीं करना चाहती, सिर्फ उनको अपने बिजनेस में लाकर सिर्फ अपना स्वार्थ देख रही हूँ। और दूसरा है टोपी पहनाने का काम, ये भी टोपी पहनाने का काम भी इसे ही कहते हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से टोपी पहनाएं तो हम डायमंड तक पहुंच सकते हैं। तो बस यही है कि जिंदगी बनाने के लिए हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए। नहीं, हमको किसी की जिंदगी बनानी है तो हमें अपनी सोच को बड़ा करना होगा। चलो किसी का हमारे माध्यम से किसी का अच्छा हो सकता है, किसी का हम अच्छा कर सकते हैं, तो उसे अपने साथ लाके उसके साथ काम करें और उसको लगातार उसको आगे बढ़ाने में उसका सहयोग करें। ये हमारे नजरिए पे ही निर्भर है। नेक्स्ट, टीचेबिलिटी यानी सीखने की जिज्ञासा। कहते हैं ना, सीखते हैं तभी हम सिखाते हैं, जब तक हम सीखेंगे नहीं तो लोगों को सिखा नहीं पाएंगे। सीखना और सिखाना, सभी को सिखाना और सभी से सीखना, ये बहुत आवश्यक है। जब तक हम किसी को सिखाएंगे नहीं तो हमें अनुभव कैसे होगा। हमारा अनुभव ही हमें सफलता की ओर ले जाने की पहली सीढ़ी है। सीखना बंद तो जीतना बंद, बिल्कुल सही है। हमारे आदरणीय गुरुओं का कहना है कि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं। सीखते सीखते हमें सिस्टम में यही सिखाया जाता है कि सीखते सीखते पैसा कमाना है तो पहले आपको सीखना होगा, सिखाना होगा, उसके बाद हमें आगे अपना सफलता के लिए सोचना होगा। जिसे सब कुछ आता है वो भगवान होता है, बिल्कुल सही है। जैसे कि हमारी सोच ये रहती है कि जब हम जब सिस्टम में जाते हैं या हम कहीं किसी के पास फॉलोअप के लिए जाते हैं, तब यही कहा जाता है कि मुझे तो सब आता है, मैं सब जानता हूं, मैं सब कुछ कर लूंगा। ये जो हमारी जो छोटी सोच है वो हमें आगे बहुत तकलीफ देती है। हम जानते कुछ नहीं है लेकिन फिर भी अपने आप को यही शो करते हैं कि अरे मुझे तो सब आता है, मैं सब कर सकती हूँ, मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बिल्कुल सही है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यहाँ पर हमारे सिस्टम में 18 साल की उम्र से 70 साल की उम्र तक के लोग, हम जैसे उम्र के लोग भी यहाँ पर लगातार सिस्टम में बने हुए हैं, सीख रहे हैं। और जो हमारे अनुभव है उन अनुभव को हमने अपने साइड में रखा हुआ है, ताकि इस बिजनेस में हम अगर अपने अनुभव को लाते हैं तो हो सकता है कि हम इसे गलत तरीके से यूज करें। इसलिए यहाँ पे जो जैसा सिखाया जाता है, यदि हम बच्चे बन के अगर सीखते हैं तो आगे हमारे इनविटेशन में, हमारे फॉलोअप में, हमारे ये सीखने का बहुत अच्छा हम सही सरल तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। सीखने वाला किसी से कहीं भी और सीखने वाला किसी से और कहीं से भी सीख सकता है, बिल्कुल सही है। हम ये जरूरी नहीं है कि हम बड़े हैं तो हमसे ही सब सीखेंगे। जो बच्चा है, जो हमें जो सिखा रहा है, हमें उसे भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि बच्चों के पास भी इतने अनुभव होते हैं कि जो हम नहीं जानते वो आज के बच्चे पूरी तरीके से परिपूर्ण हैं। तो उनसे भी हमें सीखना है। हमें अपने एटीट्यूड में नहीं रहना है कि अरे ये बच्चा हमें क्या सिखाएगा, हमें तो सब पता है। जिस प्रकार मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी, जिस प्रकार गुरु आचार्य द्रोणाचार्य जी ने कि ये सोच थी, आचार्य द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को शिक्षा नहीं दी क्योंकि वह अर्जुन को सफल होते हुए देखना चाहते थे। और एकलव्य एक ऐसा शिष्य था जो द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर
मूर्ति बनाकर उनके साथ उस मूर्ति के माध्यम से वह लगातार 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 धनुर्विद्या को सीखता गया और एक दिन एक बहुत बड़ा धनुर्धर बना। और ये जब द्रोणाचार्य को बात पता चली तो उन्होंने एकलव्य से हाथ का अंगूठा मांगा, क्या बोलते हैं, गुरु दान के लिए, गुरु दक्षिणा के लिए अंगूठा मांगा। तो एकलव्य ने एक बार भी मना नहीं किया, जरा भी हिचका नहीं, उस तुरंत अंगूठा काटा और गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। यानी कि हमें ये कहानी यही शिक्षा देती है कि सीखने की जिज्ञासा हमें सफलता की ओर कैसे ले जाती है। खाली बोरी खड़ी नहीं हो सकती, बिल्कुल सही है। हमारा ज्ञान, अगर हम खाली दिमाग से बैठेंगे और या फिर भरे दिमाग से भी बैठेंगे, तब भी हम अपने अनुभव को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि ज्ञान जितना भी लो उतना कम है, और हमारे अनुभव के साथ में हम अगर सीखने की जिज्ञासा रखते हैं तो सीखते हुए हम जरूर अपने मार्ग में सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं हॉनेस्टी यानी ईमानदारी के बारे में कहना चाहूंगी। ईमानदारी, honesty is the best policy. Yes, honesty is the best policy है। हमें निम्न के प्रति ईमानदार रहना है, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना है, अपनी फैमिली के प्रति ईमानदार रहना है, अपने मेंटर के प्रति ईमानदार रहना है, भगवान और अपने आप के प्रति भी हमें ईमानदार रहने की जरूरत है। टीम के प्रति, कंपनी के प्रति ईमानदारी और सिस्टम के प्रति ईमानदारी बहुत ही आवश्यक है। ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो कमाई जाती है, इसे कोई दे नहीं सकता। इसे अपने अंतर मन से इसको गॉड गिफ्ट भी नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कि ये मन के एक आत्मा की आवाज होती है कि हम जो भी कर रहे हैं, हम किसी के प्रति धोखा ना करें। हम जो काम कर रहे हैं उसके प्रति ईमानदारी से पूरा काम करें। हमें जैसा जैसा बताया जाता है वैसा वैसे, जैसा जैसा हमें बिजनेस में हमें बताया जाता है वैसे ही फॉलो अप करते हुए, उनका फॉलो करते हुए आगे बढ़ें। अपने सीनियर को फॉलो करें, अपने सिस्टम को फॉलो करें और अपनी फैमिली के प्रति ईमानदार रहें। क्योंकि जब हम अपने यहाँ से, हम महिलाएं जब घर से निकलती हैं तो एक जिम्मेदारी लेके निकलती हैं, अपने परिवार में ये कह के निकलती हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम एक बिजनेस कर रहे हैं, जो एक बड़ी इनकम कमाने का एक जरिया है जिसे हम ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इसे दिल से, ईमानदारी से ना करने की वजह से अपने ईमानदारी को खो देते हैं और बिजनेस में असफल होते हैं। अपने टीम के प्रति कहना चाहूंगी, हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। जैसा हमें टीम करते देखेगी वैसा ही टीम भी वैसा ही हमारे साथ करेगी। हम पहले सीनियर को देखते हैं, हमारे सीनियर कैसा कर रहे हैं, वैसे हम स्टेप बाय स्टेप हम खुद स्वयं करते हैं और अपने टीम को भी वही सिखाने का प्रयास करते हैं, और यही ईमानदारी हमें सफलता की ओर ले जाती है। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता। हम जो भी काम करें कंटिन्यू करें, लगातार करें। जिस प्रकार रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, यानी कि पानी कोमल होता है। कोमल पानी की बूंद जब सिल पर पड़ती है, लगातार जब पड़ती है, तब वह उस सिल को भी तोड़ देती है, छेद कर देती है। यानी कि उस बूंद में भी इतनी ताकत होती है कि वह उस पत्थर को तोड़ने में सफल हो जाती है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतरता, स्वयं अनुशासन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट, हम इस बिजनेस में भी हम जो कार्य कर रहे हैं अगर लगातार करेंगे, बिना रुके करेंगे, तो हम जरूर अवश्य सफल होंगे। गुरु मंत्र, अब ये मेरे सिस्टम के माध्यम से जो गुरु मंत्र है, मेरे हमारे दोनों महागुरुओं ने जो मनाली बूट कैंप का जो अचीवमेंट निकाला है उसके, और एक कंपनी सिस्टम का भी एक ऑफर है टाइटन, जिसमें हमारी कंपनी से अगर हम इसको अचीव कर लेते हैं तो हमें मनाली बूट कैंप बहुत ही सरलता से मिलेगा। हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाएंगे ही, साथ में अपने साथ अपनी ही फैमिली के 2 मेंबर को साथ में लेकर जाएंगे। इसके लिए अपने दोनों महागुरुओं के लिए और कंपनी के लिए मैं जबरदस्त तालियां चाहूंगी, जिन्होंने ऐसे ऑफर जब समय समय पर निकालते रहते हैं और हमारी सफलता में 4 चांद लगाते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें इस गुरु मंत्र को, मनाली को और ये हमारे टाइटन के अचीवमेंट को लेना है तो हमें एक काम जबरदस्त करना होगा, यानी कि इनविटेशन। आज शनिवार का दिन है और शनिवार को इनविटेशन कैसा होना चाहिए? जबरदस्त होना चाहिए। इनविटेशन में ध्यान रखने वाली बातें हैं, कुछ इनविटेशन करते समय कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। फोन पे इनविटेशन नहीं करना है। यदि हम फोन पर इनविटेशन करते हैं ना तो हमारी वैल्यू कम हो जाती है, लोग हमें सिर्फ कम आंकते हैं। जैसे कि मैं अपनी फ्रेंड को जैसे मैंने फोन किया कि भाई मेरे सिस्टम में मेरे ऑफिस में एक जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है, तू आ जाना। तो हमारे मुंह पे तो वो हाँ मैं जरूर आऊंगी बोल देती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम उनका इंतजार करते रह जाते हैं, वो आते नहीं है। तो इस तरीके से हमें फोन पे इनविटेशन नहीं करना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनविटेशन करना है तो घर जाकर इनविटेशन करना है। घर में जाएंगे तो हम सम्मान के साथ बैठाए भी जाएंगे और हमारी वह रिस्पेक्ट भी करेगा। और जैसे कि हम ब्याह शादी का इनविटेशन करते हैं उसी तरीके से हम अपने इस इनविटेशन कार्ड को उन्हें देंगे और कहेंगे कि मेरे यहाँ एक जबरदस्त प्रोग्राम है, आप आना। तो वह पूछेगी कि क्या है, किस चीज पे है, तो हमें ज्यादा उस चीज के बारे में जानकारी नहीं देना है, सिर्फ इतना ही कहना है कि एक जबरदस्त जानकारी है जो आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत ही बेहतरीन है, एक बार आके आप इसे देखिए। तो मैं 100% कहती हूँ कि वो जरूर आएंगे, इनवाइटी आएंगे। अपने आप को व्यस्त बताते हुए कम से कम समय लेना है और इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जब हम जाएं तो हमें अपनी कंपनी का नाम नहीं बताना है, अपने दाम नहीं बताना है, नाम नहीं बताना है, यहाँ तक कि काम भी नहीं बताना है, और ना ही वहां पे चाय पानी पीने के लिए बैठना है। आपके पास आपको सिर्फ थोड़ा सा समय लेके ही 2 सेकंड का समय लेना है, कार्ड देना है और स्मार्टली तरीके से उन्हें इनविटेशन के लिए इनवाइट करना है। बिल्कुल। अपने आप को व्यस्त बताते हुए कम से कम समय लेना है। यहाँ तक कि हमें ये बताया गया है कि इनविटेशन करते समय क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके लिए मैं थोड़ी सी आप लोगों को गाइडेंस देना चाहूंगी कि इनविटेशन करते समय हमें कोशिश ये करना है कि अपने सीनियर के साथ जाएं, अकेले ना जाएं। अकेले जाएंगे तो वह आपकी वैल्यू नहीं करेगा, आपको ऐਵੇਂ ही समझेगा और छोड़ देगा, मतलब आना ही नहीं चाहेगा। मुंह पे तो हाँ बोलेगा लेकिन आएगा नहीं।
इनविटेशन के दौरान जैसा कि मैंने कहा, चाय कॉफी नहीं पीना है। चाय कॉफी पियेंगे तो वह पूरी उल्टी करेंगे। उल्टी करने का मतलब ये होगा कि वह धीरे धीरे चाय उबलेगी, इधर चाय उबलेगी, इधर हम उबलेंगे, हमें बहलाया जाएगा कि अरे क्या है, ये क्या चीज का प्रोग्राम हो रहा है, अरे मैं ऐसे प्रोग्राम में नहीं जाती, अरे मैं ये सब नहीं करती। और हम उत्साहित होकर बोलेंगे अरे नहीं नहीं, आओ तो सही, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, इतना बढ़िया है कि यहाँ पे कुछ करना नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ बोलना चाहिए, 2 लोगों को लाना है, 2 लोगों को जोड़ना है, और इतना मतलब बोला चाहिए कि डीडी देना है, 10,000 की डीडी है या अमाउंट बताना है, बताएंगे तो वो पहले ही वो कान पकड़ लेगा, बोलेगा अरे ये तो नेटवर्किंग है, इस नेटवर्किंग में तो मैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेती, मुझे नहीं आना है, मैं नहीं आ सकती। या तो वो मुंह पे भी बोल देगा, और हो सकता है कि मुंह पे ना बोले और हाँ आऊंगा आऊंगा या आऊंगी बोलेगा, और वो नदारत हो जाएगा, और हम सिस्टम में जाएंगे, वेट करेंगे, इंतजार ही करते रह जाएंगे, वो बंदा आएगा ही नहीं। हमारे इनविटेशन में कमियों के कारण ही हम लोगों को इनवाइट नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। अगर सही तरीके से इनवाइट किया जाए तो 100% मैं कहती हूँ कि लोग आएंगे। आमंत्रण पत्र के माध्यम से ही इनविटेशन करें। हम सिर्फ कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इनविटेशन कार्ड नहीं खरीदते हैं, जो मात्र 2 रुपए का है, और यही 2 रुपए हमारे लिए 2 लाख बनता है। लेकिन हमारी नासमझी के कारण ये इनविटेशन कार्ड की हम वैल्यू नहीं समझते हैं, और बिना कार्ड के माध्यम से इनविटेशन करते हैं, कभी फोन पे करते हैं, कभी घर जाके भी करते हैं, तो सिर्फ ऐसे ही यूं ही बोलकर आ जाते हैं, अपने बिजनेस को वैल्यू नहीं देके हल्के में रखते हैं, इस कारण लोग नहीं आते हैं। आमंत्रण पत्र के माध्यम से इनविटेशन करेंगे तो मैं 100% कहती हूँ कि लोग आएंगे, और हमारे फॉर्म भी भरेंगे और डीडी भी देंगे, और हमारे साथ इंटरेस्ट के साथ काम भी करेंगे। और ग्रुप में इनविटेशन नहीं करना है, क्योंकि हमें ग्रुप में इनविटेशन करेंगे तो हो सकता है 4-5 बंदे अगर एक जगह हैं, तो उनको हम अगर एक को देते हैं, एक को हम अगर एक को इनवाइट करने जाते हैं और 4 लोग बैठे रहते हैं, तो उन्हें हम इनविटेशन नहीं करेंगे। कारण यह है कि एक बंदा हो सकता है कि वह नेगेटिव हो, और ये भी हो सकता है कि वो जिस समय हम उसे बुला रहे हैं वो व्यस्त हो जाए, और वह तो नहीं आएगा, साथ में ये जो और भी 4 लोग हैं वह भी नहीं आएंगे। तो इसलिए जितना हो सके हम ग्रुप में इनविटेशन ना करें। इनविटेशन नेक्स्ट करिए, पीछे करिए, पीछे करो। इनविटेशन में मैं और भी कुछ बातें बताना चाहूंगी। इनविटेशन में हम जब भी जाएं, अपने आप को उत्साहित करते हुए जाएं, ड्रेस कोड का ध्यान रखें, और जितना हो सके कम बोलें। कम में बम, यानी कि कम बोलें। कैसे बोलें, ये तरीका हमारा सिस्टम हमें बताता है। हर हर फ्राइडे ट्रेनिंग होती है जिसमें हमें इनविटेशन के बारे में बताया जाता है। इनविटेशन में हमें किसको कैसे बोलना है, जैसे कि मान लीजिए हमको किसी हस्बैंड को बुलाना है, तो अकेले हस्बैंड को नहीं बुलाना, हस्बैंड को बुलाने के साथ में हस्बैंड के साथ में हमें उनकी वाइफ को भी बुलाना चाहिए। कारण क्या है कि हम अगर पति को बुलाते हैं तो वो बोलेगा मेरी पत्नी नहीं है, मैं पत्नी से पूछ के बताऊंगा, तो वो बात टल जाती है। और फिर उसके बाद जैसे हम किसी छात्र को बुलाते हैं, अकेले बुलाएंगे तो वह अथॉरिटी नहीं रहती उसको किसी भी चीज की, तो वो बस वो जानकारी लेके तो चला जाएगा, लेकिन वो ना फॉर्म भरेगा, ना डीडी देगा, ना ही वो कोई डिसीजन पर्सन रहेगा। अगर उसके साथ माता पिता को बुलाते हैं तो बकायदा माता पिता उसे देखेंगे, और बच्चा भी उस चीज को देखेगा, तो पेरेंट्स डिसीजन लेके अपने बच्चों को हमारे साथ, भले पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ही सही, भेजेंगे, जरूर भेजेंगे। और पति को बुला रहे हैं, पत्नी के साथ में आती है तो बकायदा कोई
मायने नहीं रखता कि वो उनका कोई डिसीजन है कि नहीं है, लेकिन वो 100 में 50% तो वो इस चीज के लिए रहते हैं कि हाँ एक दूसरे के आपस में बात कर लेते हैं और डिसीजन पर्सन होके अपना डिसीजन लेकर फॉर्म भरते हैं और डीडी भी तुरंत मिल जाती है। तो इस तरीके से हमारा आज शनिवार है, जबरदस्त इनविटेशन होना चाहिए और इनविटेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जितना इनविटेशन करेंगे हमारा औसत का नियम काम करेगा, और औसत का नियम जब काम करता है तब लगातार लगातार और लगातार हमें टीडी भी मिलती है और हम सफलता की ओर आगे भी बढ़ते हैं। नेक्स्ट माय टारगेट। मेरा टारगेट सर 20 सितंबर तक मैं मनाली अचीवमेंट कर रही हूँ और अपने साथ एक और अचीवर लेके आ रही हूँ। थैंक यू सर जी। मेरे अपने वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। मैं जो भी अच्छी बातें थी वे मेरे गुरुओं द्वारा सिखाई गई हुई थी, जिसे अच्छी लगे उसे साथ में लेके जाइएगा, और जो गलत लगा उसे आप यहीं पर छोड़ के जाइएगा। धन्यवाद।